नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और एडिटोरियल की नेक्स्ट क्लास में हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे बच्चों प्रदूषण विरोधी अभियान के बारे में। प्रदूषण विरोधी अभियान, जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि पॉल्यूशन के विरोध में हम क्या क्या प्रयास करेंगे इस इनिशिएटिव में, उसके बारे में ये समझाने की बात की जा रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हमारे मेंस के पेपर में एनवायरमेंट टॉपिक में, पर्यावरण टॉपिक में पेपर संख्या 3 में आकर के लगता है बच्चों। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपोर्टेंट है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपोर्टेंट है। तो इसमें सर्वप्रथम हम बात करेंगे ये किसके द्वारा चलाया गया था। ये किसके द्वारा चलाया गया था, तो आपको याद रखना है यह अभियान दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया है और दिल्ली सरकार ने इसे नाम दिया है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। इसका एक नाम और दिया है, नाम युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। यह आपको याद रखना है, ठीक है ना। दूसरी बात, 4 चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, उसमें जो बात की गई है वो 4 चीजों की गई है, ध्यान रखना। तो इसमें जो पहली बात की गई है वो फर्स्ट बात की गई है पेड़ों के प्रत्यारोपण की नीति या वृक्षों के पेड़ों के प्रत्यारोपण की नीति, ट्री ट्रांसप्लांटेशन की बात की गई है इसमें। दूसरी, कनॉट पैलेस पर एक स्मोक टावर का निर्माण किया जाएगा। इसमें कनॉट जो पैलेस है दिल्ली में, कनॉट पैलेस पर एक स्मोक टावर का निर्माण, स्मोक टावर के निर्माण के बारे में बात की गई है। तीसरी जो बात की गई है वो इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ावा के बारे में, एनहेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा और पराली के जलाने पर, पराली के जलाने पर रोक। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें ये 4 बातों के बारे में बात की गई है। तो जब हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो इसके अब इन 4 बातों से ही हमें समझ में आ रहा है कि इसका जो उद्देश्य होगा वो होगा कि दिल्ली की जो खराब वायु है उसकी गुणवत्ता का मुकाबला किया जाए। यदि मैं इसके उद्देश्य की बात करता हूं तो उद्देश्य होगा दिल्ली की खराब वायु की गुणवत्ता का मुकाबला करना। हमें बहुत कम पॉइंट पढ़ने हैं, उससे ही अपने मेंस के क्वेश्चन को निकाल लेना है। अगर प्री में कहीं से बनता है तो प्री में भी इसी से निकाल लेना है। तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, जब मैं पहले पॉइंट पर डिस्कस करता हूं तो बच्चों आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि पेड़ों के प्रति प्रत्यारोपण की जो नीति बनाने वाला, ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी बनाने वाला दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में पहला राज्य बना है। दिल्ली फर्स्ट स्टेट बना है ऐसा करने वाला। तो यहां से प्री का क्वेश्चन आपके लिए निकल आएगा। तो आपको यह पहचानना है आखिरकार ये ट्री ट्रांसप्लांटेशन की मैं बात कर रहा हूं, ये आखिरकार है क्या, प्रत्यारोपण पेड़ों का आखिरकार है क्या। तो आपको समझना होगा कि जब हम किसी एक विशेष स्थान से पेड़ को उखाड़ करके दूसरी जगह लगाते हैं तब उसे पेड़ों का प्रत्यारोपण कहा जाता है। तो उस बात को लेकर के कि भाई दिल्ली में कहीं विकास हो रहा है मान के चलिए, तो वहां से विकास में पेड़ बाधा बन रहे हैं तो उन पेड़ों को वहां से उखाड़ना है। तो ये पेड़ इस पॉलिसी के तहत, ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी के तहत दिल्ली सरकार ने ये बोला है कि इन पेड़ों को दूसरे स्थान पर लगाया जाएगा। और ये बात की गई है कि 80% पेड़ों का प्रत्यारोपण सही तरीके से होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यदि 100 पेड़ कटे हैं तो निश्चित रूप से 80 पेड़ों को तो इस विकासात्मक योजना के तहत उनको विकसित करना अनिवार्य रखा गया है। और ये पेड़ जो है वो दिल्ली प्रत्यारोपण के तहत पहले एक स्कीम और चल रही थी जिसमें एक पेड़ काट रहे हो तो आपको 10 गुना पेड़ लगाने होते थे, उनको छोड़ करके 80% पेड़ों का इसके तहत क्या किया जाएगा, विकास करने की बात की गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि अच्छी तरह कितने परसेंट
इस पॉलिसी के तहत 80% पेड़ अच्छी तरह क्या होने चाहिए, विकसित होने चाहिए, विकसित होने चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है ना। इसके लिए दिल्ली सरकार क्या करेगी, एक ट्री ट्रांसप्लांटेशन सेल का गठन करेगी। वो निगरानी करेगा कि जहां पेड़ कट रहे हैं वहां पेड़ लगाए जा रहे हैं या नहीं लगाए जा रहे पॉलिसी के मानक के अनुसार। दूसरी बात, उनके विकासात्मक में जो बाधा आएगी उसको भी सॉल्यूशन वो सेल ही करेगा, और अन्य जो समस्याएं होंगी उनका भी सॉल्यूशन ये सेल करेगा। तो दूसरी बात, ये तो बात आ गई दिल्ली प्रत्यारोपण नीति की, कि दिल्ली ने हाल ही में प्रयास किया है कि विकास के माध्यम से जो पेड़ काटे जाते थे उसका 80% पेड़ों का विकास इसके माध्यम से किया जाएगा, इस पर फोकस किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली सरकार कुछ वित्त भी मुहैया कराएगी। सेकंड अगर पार्ट की बात करें तो कनॉट पैलेस पर एक स्मोक टावर लगाने की बात की गई है। ये एक मेगा एयर प्यूरिफायर के रूप में कार्य करेगा। यह एक मेगा एयर प्यूरिफायर के रूप में क्या करेगा, के रूप में कार्य करेगा। मेरा कहने का मतलब ये काफी ऊंचाई पर होगा, और नवंबर 2019 में इस टावर लगाने का, नवंबर 2019 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस टावर को लगाने का क्या दिया था, आदेश दिया था। तो उसके आदेशानुसार ये कनॉट पैलेस पर दिल्ली में टावर लगाने की बात की गई है, ठीक है ना। और ये जो टावर होगा वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, सेकंड लार्जेस्ट टावर होगा। तो बात आती है पहला कहां है, तो आपको याद रखना है दुनिया का फर्स्ट जो सबसे बड़ा टावर है वो चीन में है, सियान में, चीन के सियान में है, ध्यान रखना सियान में। ये कहां पड़ता है, ये चीन में पड़ता है, सियान आपको ध्यान रखना होगा। तो बात आती है कि ये विकसित किसने किया है स्मोक टावर, तो आपको याद रखना पड़ेगा इस स्मोक टावर का जो विकास है, इसके विकसित करने की बात करें तो ये विकसित किया है IIT, याद रखना IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT दिल्ली। दूसरा एक मिनेसोटा विश्वविद्यालय है, मिनेसोटा विश्वविद्यालय, मिनेसोटा विश्वविद्यालय। इन तीनों ने मिलकर के इस स्मोक टावर को क्या किया है, विकसित किया है। तो ये क्या करेगी स्मोक टावर के जो पॉल्यूशन युक्त वायु होगी उसको प्योरीफाई करके दिल्ली में शुद्ध वायु और उस पॉल्यूशन युक्त वायु को क्या कर देगी, प्योरीफाई करेगी, ठीक है ना। इसके बाद यदि मैं दिल्ली के प्रदूषण के बारे में, इलेक्ट्रिक वाहनों की बात करूं तो दिल्ली एक ऐसा राज्य बना था जिसने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी पॉलिसी तैयार की थी, और ये क्वेश्चन इस बार UPPSC में भी आया हुआ था 2020 में। तो दिल्ली ने इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ावा के लिए अपनी यहाँ पॉलिसी तैयार की थी, और उसने जो वाहन पेट्रोल या डीजल से चल रहे थे उनमें कमी लाने की बात भी की जा रही है कि भाई पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों में कमी की जाए। दूसरी बात, पराली के भी काफी सारे अल्टरनेट किए गए, वैकल्प किए गए। तो पराली को विभिन्न उर्वरक के रूप में या पराली से बिजली बनाने के रूप में कई सारे काम दिल्ली सरकार द्वारा और अन्य राज्यों की सरकार द्वारा मिलकर किए गए, जिससे क्या हुआ कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्र, पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र वाले लोग क्या करेंगे, दिल्ली में पराली न, अपने खेतों में पराली न जला करके वो जो तकनीकी के माध्यम से उस पराली को अन्य रूप में यूज करने की जो बात की गई है उसमें भी दिल्ली सरकार उनका सपोर्ट करेगी। तो ये 4 कार्य इसके अंतर्गत रखे गए हैं प्रदूषण विरोधी अभियान के तहत। दूसरी बात, मैं दिल्ली के वायु प्रदूषण के बारे में कुछ रिपोर्ट की बात करूं तो दिल्ली प्रदूषण के स्तर के लिए कुछ एक रिपोर्ट है जिन्होंने स्पष्ट किया है कि दिल्ली का सर्दी के समय, हम लोग सुनते ही हैं कि हर साल जब सर्दी का समय आता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो महीना आता है, तो दिल्ली में काफी ज्यादा पॉल्यूशन हो जाता है। और कई बार आरोप लगाते हैं कि भाई पराली, पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वो क्या करते हैं, पराली जला देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। तो दिल्ली की कुछ वायु प्रदूषण की रिपोर्ट है, वायु प्रदूषण पर क्या है, कुछ एक रिपोर्ट है। जैसे मैं कुछ एक रिपोर्ट WHO की डिस्कस कर लूंगा, कुछ पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की।
कुछ पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय क्या कहता है। आपको यही 2 रिपोर्ट याद रखनी है और इसी को मेंस में लिखते होगे, आपके लिए सफिशिएंट होगा। बहुत ज्यादा पचड़मबाजी में आपको पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, इस बात को आप दिमाग में डाल लो अपने में। तो WHO के अनुसार की अगर हम बात करें, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो WHO ने यह अनुमान लगाया है, इसने ये रिपोर्ट दी थी कि दिल्ली जो है विश्व का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। और इसने बोला था कि इसमें जो PM पार्टिकुलेटर मैटर 2.5 और PM10 का जो मानक स्तर है वो मानक से ज्यादा है। क्या है वो? मानक स्तर से क्या है? ज्यादा है। और ये भी बोला है कि दिल्ली को आवश्यकता है कि वो PM 2.5 में वर्तमान जितना है उसमें 60% की क्या करे? कमी करने की दिल्ली को आवश्यकता है। ठीक है, PM 2.5 और PM10 ये वायु में उपस्थित हानिकारक मैटर्स होते हैं बच्चों। ठीक है ना, इसका साइज बहुत छोटा होता है और इससे थोड़ा सा बड़ा साइज PM10 का होता है। ये श्वास के माध्यम से एंट्री कर सकता है और PM 2.5 जो होता है ये ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड में भी एंट्री कर जाता है। ये दोनों ही श्वास संबंधित बीमारी के लिए क्या हैं? जिम्मेदार हैं। जबकि WHO की एक रिपोर्ट भी आई थी, इन्हीं के माध्यम से ये बताया गया कि दिल्ली में एक तो अस्थमा के मरीज, ठीक है ना, और एक श्वास के मरीज विश्व में सबसे ज्यादा जो मरीज हैं वो कहां पे हैं? भारत में हैं। ध्यान रखना, ये बताया गया था WHO ने कि श्वास के और अस्थमा के ये मरीज किसकी वजह से आए कि हमारे यहाँ वायु क्या है? पॉल्यूट है। दोनों ही फेफड़े से संबंधित क्या हैं? बीमारियां हैं। तो ये बताया गया था उसमें कि अस्थमा और श्वास के सबसे ज्यादा मरीज कहां पे मिलेंगे? भारत में देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। दूसरी अगर मैं बात करूं तो ये बोला गया था इसमें कि दिल्ली की जो जहरीली हवा है उस जहरीली हवा में नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड घुले हुए हैं, इसीलिए ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। एक रिपोर्ट अक्टूबर 2018 में एक पत्रिका पृथ्वी मंत्रालय द्वारा एक पत्रिका अक्टूबर 2018 में छपी थी, मैगजीन। उस पत्रिका में यह बोला गया था कि कौन कौन दिल्ली में कितने % पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। तो उसमें यह बताया था कि सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन दिल्ली में वायु पॉल्यूशन करने के लिए जिम्मेदार है वो वाहन हैं। वाहनों से लगभग 41% दिल्ली में क्या होता है? पॉल्यूशन होता है। धूल डस्ट की जो बात कर रहे हैं वो 21% जिम्मेदार है और वहीं इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो वो 18% जिम्मेदार है। तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई थी। तो जब हम पराली की बात करते हैं तो पराली से ज्यादा तो कौन जिम्मेदार है दिल्ली में एयर पॉल्यूशन के लिए? वाहन जिम्मेदार हैं। इसके लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो कल ही एक अभियान भी चलाया है। वो अभियान था रेड लाइट ऑन और व्हीकल ऑफ। मतलब रेड लाइट जब ऑन रहेगी उस समय वाहन खड़े होंगे वहां पे, तो उस समय उन वाहनों को बंद कर दिया जाए। ये दिल्ली सरकार द्वारा प्रयास किया गया। बोला गया है कि यदि ऐसा होता है तो दिल्ली में प्रतिवर्ष लगभग 0.4 टन PM 2.5 का एमिशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कुछ दिल्ली द्वारा प्रयास भी किए गए हैं। ठीक है ना, कुछ अभियान भी चलाए गए हैं। ठीक है ना। इसी में अगर मैं बात करूं तो पर्यावरण को ये बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। क्यों? कि जब पॉल्यूशन होता है पर्यावरण से तो वायुमंडल की जो दृश्यता है वो कम हो जाती है। वायुमंडल की दृश्यता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो पर्यावरण को यह क्या करता है? प्रभावित करता है बहुत ज्यादा। कैसे करता है? कि वायुमंडल की दृश्यता, उसे देखने की डिस्टेंस काफी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है ना। दूसरा मैंने ये बताई थी पॉल्यूशन में SO2 है, NO2 है, तो ये क्या करते हैं? ये जल के साथ मिलकर के H2SO4 और HNO3 मतलब अम्लीय वर्षा, ये अम्ल हैं, तो ये एसिड रेन के लिए भी क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। तो इस पर्यावरण में जब अम्ल वर्षा होगी तो ऑब्वियस बात है काफी सारी फसलें भी क्या हो जाएंगी? फसलें और कई सारे जीव भी क्या हो जाएंगे? उसके माध्यम से
नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। दूसरा, क्षोभमंडल स्तर पर ओजोन जो है उपस्थित हो जाती है। क्षोभमंडल स्तर पर ओजोन की उपस्थिति। मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि जो पॉल्यूशन है उसमें ग्रीन हाउस गैस भी शामिल होती हैं। तो ग्रीन हाउस गैस जो है वो ओजोन लेयर को ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जाने देती, तो वो ओजोन गैस निरंतर क्षोभमंडल में ही घूमती रहती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसे इवेंट भी देखने को मिलते हैं। वैश्विक तापन जैसे इवेंट भी, मतलब क्षोभमंडल के नीचे का तापमान बढ़ जाता है। इसीलिए क्या करते हैं, ये तीनों फैक्टर कहीं ना कहीं वायुमंडल को प्रभावित करते हैं। किसकी वजह से है, ये वायु प्रदूषण की वजह से है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो दिल्ली की बिगड़ती हुई जो वायु है उसकी गुणवत्ता के क्या कारण है। नेक्स्ट इश्यू हम डिस्कस करते हैं, दिल्ली की बिगड़ती हुई वायु गुणवत्ता के कारण। बिगड़ती वायु गुणवत्ता के कारण, ये मैं किसके परिवेश में डिस्कस करा रहा हूं, ये मैं दिल्ली के परिवेश में। तो किसके कारण जल रही है, एक तो पराली जलाने की वजह से, दूसरी वाहनों के उत्सर्जन से, वाहनों से उत्सर्जन किसका, विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसों का, कुछ मौसम की वजह से, मौसम परिवर्तन हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, कुछ उच्च जनसंख्या घनत्व की वजह से, उच्च जनसंख्या घनत्व की वजह से विभिन्न प्रकार के पॉल्यूशन, है ना, अननेसेसरी पॉल्यूशन, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, अवसंरचनात्मक कमी की वजह से, कुछ अगर हम बात करें तो निर्माण गतिविधियां और खुले में कचरा जलाना। निर्माण गतिविधियां होती वहां से डस्ट निकलती है, गतिविधि खुले में कचरा जलाना, ऐसे ही आग लगा देते हैं, तो ये भी जिम्मेदार है उसकी क्वालिटी को गड़बड़ करने के लिए। नेक्स्ट, थर्मल पावर प्लांट व उद्योग। थर्मल पावर प्लांट व उद्योग, जैसे दिल्ली का ओखला हमेशा चर्चा में रहता है, ठीक है ना। तो ये कोयले से बिजली बना रहे हो, ये भी आपकी पोल्यूशन को, वायु प्रदूषण को क्या कर रही है, बहुत ज्यादा। और इस समय देखो दीपावली आने वाली है, तो पिछली साल तो ग्रीन पटाखे की बात की गई थी कि ग्रीन पटाखे चलेंगे दिल्ली में, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पोटास वाले पटाखे चलाते हैं, सल्फर वाले पटाखे चलाते हैं, जिससे दिल्ली की जो आमो हवा होती है वो क्या हो जाती है, जहरीली हो जाती है। और नेक्स्ट, वहां डीजल के जनरेटर, ये भी पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। दूसरी बात, एक सबसे बड़ी, खाड़ी देशों से उड़ने वाली धूल का तूफान। खाड़ी देशों से उड़ने वाला धूल का तूफान, ये भी किसके लिए जिम्मेदार है, उस वायु की गुणवत्ता को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार है। तब तो इन पे ध्यान रखने की जरूरत है। तो हमें आगे की क्या राह करनी, आगे क्या प्रयास करना चाहिए हमको, जिससे कि हमारा जो वायु प्रदूषण है या वायु प्रदूषण रोधी जो अभियान है वो सक्सेस हो। और दिल्ली में जो हर साल ये डिबेट बना रहता है ठंड का मौसम आने पर कि भाई दिल्ली में जो पॉल्यूशन की समस्या है वो मैक्सिमम बढ़ जाती है, उसके लिए जब हम आगे की राह की बात करते हैं, राह या प्रयास की बात करते हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए, तो आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले हमें दीर्घकालिक समाधान की ओर देखना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, दीर्घकालिक समाधान, दीर्घकालिक कुछ समाधान, मतलब ऐसा जो लंबा समाधान हो, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, जिसके लिए हमें जो परिवहन है, परिवहन से होने वाले, जो मैंने बताई थी कि जो 41% पॉल्यूशन है वो परिवहन की वजह से होता है, तो परिवहन पर पहले कंट्रोल करना होगा। तो हमें परिवहन से होने वाले उत्सर्जन पर नियंत्रण करना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमें कुछ एक काम करने पड़ेंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि भाई दिल्ली में मेट्रो जो रेल है उसको इनहेंस किया जाए, मेट्रो रेल को बढ़ावा दिया जाए, तो हमें मेट्रो रेल को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरी बात, हमें उत्सर्जन जो स्टैंडर्ड है, मानक हैं, उन पे विशेष एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और सर्वे के अनुसार वो मानक तैयार करने चाहिए, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दिल्ली के लोकल क्षेत्र की
सर्वे के अनुसार हमें वो मानक तैयार करनी चाहिए कि उत्सर्जन मानक वाहनों के कैसे कैसे होने चाहिए। नेक्स्ट, जो सार्वजनिक परिवहन है, कोशिश करनी चाहिए हमें कि दिल्ली में हर कोई अपनी गाड़ी लेके चल देता है, ज्यादा से ऐसी जागरूकता करिए लोगों के अंदर कि ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति बताइए उनको कि आपका नैतिक दायित्व बनता है, आपके लंबे जीवन की उम्मीद के लिए आपका नैतिक दायित्व है कि आप ज्यादा निजी वाहनों का यूज ना करके सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें, ठीक है ना, जिससे कम बड़े वाहन में बहुत सारे लोग यात्रा कर सकते हैं। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक जो वाहन है, इन पर अच्छी नीति तैयार हो और उस नीति में कोशिश की जाए कि लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदने का प्रयास करें। तो ये तो दीर्घकालिक प्रयास है जो परिवहन से संबंधित जो उत्सर्जन है उसे कहीं ना कहीं नियंत्रित करने में क्या हो सकता है, सहायक हो सकता है। दूसरा, अगर मैं बात करूं तो केंद्र व राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच, केंद्र, राज्य व स्थानीय सरकार, इनके बीच सामंजस्य होना चाहिए, समन्वय। किस बात को लेकर के? प्रदूषण से संबंधित, प्रदूषण मुक्त तकनीकी को लेकर के। अभी क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच ये समन्वय दिखाई नहीं देता। समन्वय व पारदर्शिता, ये पारदर्शिता भी मिलनी चाहिए। जो आप कह रहे हो राज्यों से या स्थानीय सरकार से, उसे आप करके भी दिखाइए, ठीक है ना। तो इस पर भी काम करना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात, जो सीपीसीबी है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल जो बोर्ड है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण जो बोर्ड है, केंद्रीय प्रदूषण और नियंत्रण जो बोर्ड है, सीपीसीबी, ये डेटा उपलब्ध कराता है। इसके द्वारा जो उपलब्ध डेटा है उस डेटा का सही यूज करिए और उस डेटा के माध्यम से जो प्रदूषण है और उसका स्वास्थ्य है उसे साझा करिए आप आम लोगों के बीच जागरूकता के लिए और मीडिया के लिए, जो कि लोगों में ज्यादा से ज्यादा सही जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए। तो इसमें भागीदारी को बढ़ावा करिए नागरिक और मीडिया की। ध्यान रखना किसके पर्पस से? जागरूकता के पर्पस से। तो ये सीबीसीबी द्वारा भी जो डाटा उपलब्ध कराया जाता है, इस डाटा को लोगों को बताइए, भाई इतना लेवल का पॉल्यूशन अब तक बढ़ चुका है, इतना आपके प्रयास से पॉल्यूशन क्या हो चुका है, कम हो चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि अभी कोविड-19 का दौर चल रहा है और जो कोविड-19 है वो श्वसन संबंधी बीमारी है। ये भी आपको पता है कि सबसे पहले गले में ये खराब कर दिया। तो अब जब ये वायु पॉल्यूट होगी, एयर पॉल्यूट होगी, तो सिंपल सी बात है, ये जो कोविड-19 के मरीज हैं उनके लिए क्या साबित हो सकती है? घातक साबित हो सकती है। तब तो हमें कोविड-19 से संबंधित मरीजों पर भी फोकस करने की आवश्यकता है, जिससे कि और समस्या ज्यादा पैदा ना हो, ठीक है ना। तो बच्चियों, ये आज का इश्यू था और भी आप अपनी तरफ से कुछ दिल्ली सरकार द्वारा प्रदूषण के लिए किए गए प्रयास को देख सकते हो। मेरे हिसाब से इससे ही मेंस का क्वेश्चन पूरा कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जो आपको मेंस का लिखना है, वो ये है कि दिल्ली सरकार द्वारा वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए किए गए प्रयासों का स्पष्ट वर्णन कीजिए। स्पष्ट वर्णन कीजिए। ये आपका मेंस का क्वेश्चन होगा बच्चों। नेक्स्ट एडिटोरियल इश्यू में मिलते हैं हम, और ये बेहद इंपॉर्टेंट इश्यू है। इसी के साथ जय हिंद और जय भारत। इसमें मैं एक चीज और डिस्कस करा देता हूं कि ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कहां इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो प्री एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि ट्री ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है। स्मोक टावर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्मोक टावर कहां बनी और ये क्या करती है।
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, वाहनों के बारे में आपसे पूछ सकता है, और पराली के बारे में भी आपसे पूछ सकता है कि पराली क्या होती है। तो ये धान जो ऊपर से काट दिए जाते हैं और धान का जो अपशिष्ट बच जाता है उसी को क्या बोलते हैं, पराली बोलते हैं। तो दिल्ली और हरियाणा और पंजाब के आसपास के जो किसान हैं, दिल्ली के आसपास के किसान, वो क्या करते हैं, इसे जल्दी गेहूं की खेती करने के लिए उसे सही तरीके से, सुनियोजित तरीके से नष्ट ना करके या उसका इंतजाम ना करके उसे जल्दबाजी में क्या करते हैं, जला देते हैं, जिससे क्या होती है, उसके धुएं से एयर पॉल्यूट हो जाती है। ठीक है ना। तो जय हिंद और जय भारत।